हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड कोऑर्डिनेशन की ऑलरेडी मैराथन्स कर चुके हैं, जहां पर एमएसक्यू और एनएटी ऑलरेडी हमने बहुत ही डिटेल में एनालिसिस की है। बट एक बार ये फ्रीक्वेंट रिवीजन हो जाए, उसके रिगार्डिंग हमारे कुछ यहाँ पर टॉपिक्स के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे, जिससे एक बार फिर से बिफोर एग्जाम आप सारी चीज रिकैप कर पाए। ठीक है, याद रखना, आपको ओएमसी 5 घंटे की और कोऑर्डिनेशन अराउंड 4 घंटे की ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई जा चुकी है। यहां पर से हम लोग उन्हीं दोनों पार्ट को और बेटर तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन, और स्पेशली यहां पर जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन के ही देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस सेशन को यहां से स्किप कर सकते हैं। रीजन है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों की ही रिकैप होगी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही रिएक्शन मैकेनिज्म के हैं दोनों के। ठीक है, चलिए यहां पर से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहां पर से देखिएगा। ठीक है, द इंटेंस कलर ऑफ दिस अराइजेस मेनली ड्यू टू द डीडी ट्रांजिशन। यहां पर से आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया है। आप सबको पता होगा कि यहां पर से जो हमारे पास क्रोमियम है वो क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब D0 है। D0 है मतलब कैसा है, पाई एक्सेप्टर है ना। सब कुछ जीरो हो गया तो ये तो एक्सेप्टर हो गया। और ऑक्सीजन यहां पर से कैसा है, ऑक्सीजन यहां पर से प्रेजेंट है 2 निगेटिव वाला। तो किसमें यहां पर से इसको क्या बोलते हो, पाई डोनर टाइप का है। ठीक है, ये पाई डोनर है। अब पाई डोनर अगर लिगेंड है, ये क्या है, मेटल है, मेटल एक्सेप्टर है, और लिगेंड डोनर है, तो लिगेंड से डोनेशन होगी मेटल में। तो इसी को ही आप क्या कहते हो, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब यहां पर बोला गया डीडी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता है जब डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही जीरो हो गई। फिर है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यस बिल्कुल सही है। मेटल टू लिगेंड हो ही नहीं सकता है क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लास्ट है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। फॉर इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर देयर शुड बी ए मेटल M, देन दिस, एंड मान लीजिए कुछ भी XYZ यहां पर हमारे पास, मान लीजिए Z रख। ठीक है, ये आपका +2 में होगा तो ये +3 में होगा। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। दूसरी बात है ये दोनों ही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। यहां पर से कंडीशन है कि इनमें से जो काउंटर पार्ट वाला मेटल है, ये आपका मतलब इसकी IVCT की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जो भी मेटल प्रेजेंट है उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जो कि किसके पास होती है, ट्रांजिशन मेटल्स के पास, पहली कंडीशन। दूसरी बात है कि एल्कली मेटल, एल्केलाइन, अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए इसमें। ये दो कंडीशंस हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल और एल्यूमिनियम यहां पे नहीं होना चाहिए, और दोनों की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तभी इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये तो फिर भी क्वेश्चन आसान था। फिर आपके सामने यहां पर से क्या है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। ये मोलर एब्जॉर्बिटिविटी जो होती है, ये कहीं ना कहीं जो CTS में होती है, CTS चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको पहचानने की जो तरीका है वो क्या है कि ये कहीं ना कहीं 10⁶ के आसपास होती है। जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते हैं उनकी जो क्या अब एप्सिलॉन आता है वो 10⁶ आता है। वहीं DD वगैरह के जब ट्रांजिशंस देखते हो, DD ट्रांजिशन की बात करते हो, तो इनका जो एप्सिलॉन आता है वो नैनोमीटर्स में आता है। और मतलब एग्जांपल के तौर पे 300 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, कुछ ऐसे आता है ना। और यहां पर 10⁶ के फॉर्म में आता है इनका। सॉरी, यहां पर से जो लिख रहा था नैनोमीटर में, वो तो लैम्डा आता है DD ट्रांजिशन में। बट अगर मान लो मैं इसकी CTS के एप्सिलॉन की भी बात करता हूं तो वो 100, 200, 1000 में ही रह जाएगा। लेकिन यहां सोचिए 10⁶ पे पहुंच जाता है ना। कब, जब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। वाइल इन केस ऑफ DD ट्रांजिशन या तो स्पिन अलाउड होगा, या तो फिर लेपोर्टे पार्टली फॉरबिडन होगा, पार्टली अलाउड होगा, इस तरह का होता है। लेकिन जब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करते हो तो स्पिन अलाउड भी होता है और लेपोर्टे भी अलाउड होता है। पूरा का पूरा सिस्टम अलाउड, और बहुत हाई इंटेंस सिग्नल देखने को मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया है इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो, जनरल ट्रेंड हमारा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का सबसे इंटेंस कलर आता है, फिर हमारा किसका आता है, टेट्राहेड्रल का आता है, फिर ऑक्टाहेड्रल का आता है। ये हमारा बेसिक ट्रेंड है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये भी याद रख लेना।
ठीक है। और यहां पर से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा स्पिन अलाउड होता है और लेपोर्टे भी अलाउड होता है। टेट्राहेड्रल स्पिन अलाउड होता है लेकिन लेपोर्टे पार्टली अलाउड होता है। ये स्पिन अलाउड होता है लेकिन ये लेपोर्टे फॉरबिडन ही होता है, पूरा का पूरा फॉरबिडन ही हो जाता है। इसलिए यहां पर से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक यहां पर ड्रॉबैक भी है। क्या है? कई बार ऐसा होता है कि ये कैसा हो जाए, स्पिन फॉरबिडन, एक एक्सेप्शन है ना, कि यहां पर से ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होनी चाहिए। उसी तरह यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, हाँ, कौन सा? D5 हाई स्पिन। D5 हाई स्पिन नहीं होना चाहिए। कई बार इस तरह में कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहां पर से देखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का केस है, दैट मींस मोस्ट इंटेंस कलर आएगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। फिर उसके बाद यहां पर से ये टेट्राहेड्रल सिस्टम दिख रहा है और ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो अब टेट्राहेड्रल का ज्यादा होगा, मतलब Ni वाले का ज्यादा होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब इसमें और इसमें देखोगे तो नोटिस कर रहे होगे तो यहां पर से हमारे पास टाइटेनियम है, +3 में है, दैट मींस D1 है। और यहां पर से क्या है? मैंगनीज है, +2 में है, मतलब D5 हाई स्पिन है। और मैंने यही कहा था कि यहां पर से क्या है, ये तो स्पिन अलाउड है लेकिन लेपोर्टे फॉरबिडन है। ये क्या है? स्पिन भी फॉरबिडन है और लेपोर्टे भी फॉरबिडन है। यही एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि फॉरबिडन होती है, और वो यहीं पे पूछ लिया है। मतलब ये तो सबसे लीस्ट इंटेंस होगा। तो मैंगनीज सबसे लीस्ट वाला किसमें है? आंसर ए में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बेसिक बात आपको समझ में आ गई है? तो ये हमारी यहां पर से कुछ बेसिक बात है कि कैसे हम एनालाइज करते हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 6 + 3 ये रहा CrO4 या MnO4 माइनस, और उसके बाद MnO4 माइनस और MnBr का होल 4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें बताना है आपको इंटेंसिटी ऑर्डर। इंटेंसिटी ऑर्डर, ये A है, ये B है, ये C है। देखिए, अगर आप यहां नोटिस कर पा रहे हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्लास ले रहा हूँ अभी तो। खाना खाने अराउंड 8:30, मतलब वही करीब 8:30 और 9 के इन बिटवीन। ठीक है, उसके ही बीच में आ जाऊंगा कंफर्म। हाँ हाँ, 100%, 100%। ठीक है, बाय। ओके, यहां पर से अगर देखोगे तो हमारा फिर से वही चीज है। हमें पता है कि सबसे पहले अगर देखते हैं तो किसका सबसे ज्यादा होता है? CTS का, फिर किसका होता है? टेट्राहेड्रल का, फिर किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल का। बेसिकली यही ट्रेंड फॉलो करता है। तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो A है वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। B जो है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। सॉरी, टेट्राहेड्रल नहीं, इसको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में हम काउंट करते हैं। और जो C वाला है वो हमारा टेट्राहेड्रल का बेसिस में है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए थी? एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए थी बी वाले की सबसे इंटेंस, उसके बाद फिर सी वाले का, और फिर यहाँ ए। अब आपको क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन लिख दिया है तो आप समझ गए होगे कि कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है। नहीं तो अगर आप खुद लगाए होते, ये दिमाग में आया तो होगा ही, आया तो होगा, सोचा तो होगा ही जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। गड़बड़ कर दिए होगे। क्यों? क्योंकि अगर नोटिस करोगे MnBr4 2 निगेटिव वाले में क्या सीन है? x + -1 × 4 = -2, x = -2 + 4, x = +2। ठीक है, दैट मींस मैंगनीज कहां पर है? +2 में। तो क्या होता है? D5, और हाई स्पिन भी नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये क्या है? स्पिन फॉरबिडन केस है, एज वेल एज लेपोर्टे पार्टली अलाउड है ना। तो इसलिए ये सबसे पीछे हो जाएगा इंटेंसिटी में, बिकॉज हमारे पास जो सेकंड चीज है यहां पर
टाइटेनियम वाले में टाइटेनियम +3 में है, दैट मींस D1 है। D1 वाला स्पिन तो अलाउड होता है एटलीस्ट, लेपोर्टे तो फॉरबिडन है लेकिन स्पिन तो अलाउड है। यहाँ पे जो अलाउड चीज है वो भी आधी है, पूरी नहीं है, पार्टली अलाउड है। दैट मींस ये सबसे पुअर हो जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछता तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटेंसिटी ऑर्डर, इंटेंसिटी ऑर्डर, इंटेंसिटी ऑर्डर इक्वल्स टू आपका सबसे ज्यादा बी वाला, फिर उसके बाद कौन सा ए वाला, और फिर सी वाला। मतलब ये है रियलिटी। सॉरी, जनरल ट्रेंड के रिस्पेक्ट से चेंज हो गया क्योंकि यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज थी। क्या समझ में आ गया है? चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं थोड़ा सा। चलिए ऑर्डर अरेंज कर दीजिए इसका। अगर ये आपने कर लिया दैट मींस स्पेक्ट्रा आपका कंप्लीट है। समझे कैसे? चलिए देखते हैं। पहला वाला ए Mn+2 D5, इसका मतलब यहां पर से क्या आएगा, स्पिन फॉरबिडन और लेपोर्टे पार्टली अलाउड। सेकंड की बात करेंगे और फिर थर्ड की बात करेंगे। Fe+2 है, +3 है, +2 है, मतलब D6 है। कौन है? वाटर है, हाई स्पिन ही है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड लेकिन लेपोर्टे फॉरबिडन। इसके लिए बताओ, एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसको बताओ अपने हिसाब से कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिएगा ये रहा, ठीक है। ये क्या है, टाइटेनियम +4 में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, प्लस ब्रैकेट में -1 × 6 इक्वल टू ये, और यहां से x इक्वल टू -2 + 6 और x इक्वल टू +4। दैट मीन्स यहां पर से क्या आएगा, D0। ठीक है, ये कैसा बनेगा, पाई एक्सेप्टर, भर भर के एक्सेप्टर। और ये क्या है, पाई डोनर, इसके पास लिगेंड प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह का बन के तैयार होगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, यहां LMCT है ना, स्पिन अलाउड और लेपोर्टे भी अलाउड, दोनों चीजें अलाउड हो जाए। जब भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं सोचने का कि इंटेंसिटी में तो वही जीतेगा। बताओ क्या सोचना है इंटेंसिटी ऑर्डर में, तो यहां पर से बी हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, और फिर ए, है ना। क्या समझ गए? और जबकि ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये भी ऑक्टाहेड्रल था। समझ रहे हो ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार टेट्राहेड्रल जीत ही जाए, ऑक्टाहेड्रल से कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा प्लीज, थोड़ा सा ध्यान देना है। एफ ब्लॉक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको बताना है। सॉरी,
विच स्टेटमेंट आर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनाइड आर बेस्ट डिस्क्राइब यूजिंग म्यू जे। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ म्यू इफेक्टिव की बात नहीं करते हैं, सॉरी म्यू एसओ की, म्यू स्पिन ओनली की बात नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, म्यू जे निकालते हैं। क्या पता है, क्या पता है, जहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं जे को भी, मतलब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी कंसीडर करते हैं, और जे का फॉर्मूला वो बहुत कॉमन है, ब्लॉक में आप पढ़ते रहते हो, बस यहाँ पे स्टेटमेंट बताई गई उसको हम देख रहे हैं। फिर क्या है, एफ एफ ट्रांजिशन आर लेपोर्टे अलाउड, गलत बात है। याद रखना कि जब भी लेपोर्टे अलाउड किसी का समझना है, लेपोर्टे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, ये क्या कहता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये हमारे पास चलता है, ठीक है। और एल की वैल्यू, या स्मॉल एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर ऑर्बिटल एस पी डी एफ जी इस तरह आते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एस पी डी एफ, इसमें आप ट्रांजिशन पॉसिबल कौन से हो बताओ, तो ये क्या है, पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है 0 1 2 3, तो प्लस माइनस वन का डिफरेंस तो ओके है, ये सारे ओके हैं। लेकिन अगर यही मेरे से बोला जाता कि यहां पर से क्या ये वाला पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, या एस से एस में भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ पॉसिबल है, या डी से डी में पॉसिबल है, ठीक है, या एफ से डी में पॉसिबल है, तो इन सबका आंसर क्या आ जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज डेल्टा एल डज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ठीक है। और ये सारे पॉसिबल क्यों, क्योंकि डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, सिंपल सी बात है। तो इन्हें क्या बोलोगे, इस साइड वाले जितने भी हैं ये लेपोर्टे अलाउड हैं, और ये सारे कैसे हैं, लेपोर्टे फॉरबिडन। समझ में आ रहा है सिलेक्शन रूल कैसे है। इसी तरीके से यहां पर अगर ऑर्बिटल्स दिया होता है तो जीरेड का, जीरेड में ट्रांजिशन, अनजीरेड का, अनजीरेड के साथ में क्या होता है, फॉरबिडन होता है, लेपोर्टे फॉरबिडन, जीरेड का अनजीरेड में, और अनजीरेड का जीरेड में कैसा होता है, अलाउड, ठीक है, ये अलाउड होता है। तो इतना ही सिलेक्शन रूल है इसका। फिर है एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस शो ग्रेटर कोवेलेंसी देन लेंथेनाइड, क्या सही बात है, सही बात है, क्योंकि यहां पर एक्टिनाइड्स में जो वैलेंस असेल होती है वो 5f होती है, ठीक है, जो कि जितना ज्यादा आप जानते हो कि आप बढ़ाते जाते हो सेल नंबर, तो वैसे वैसे वहां पर क्या है, साइज में डिस्टॉर्शंस या कह लो पोलराइजेशन वगैरह ज्यादा आता है, और उसकी वजह से आसानी से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कैसे कह रहा हूं, मतलब जैसे अगर देखिए स्मॉलर साइज का, जैसे अगर मान लीजिए लिथियम प्लस वन है ना, लिथियम का पूछ लो और सीजियम वगैरह का पूछ लो, तो यहां पर से जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मतलब इधर जाते हो, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितना छोटा मेटल होगा या कोई वो होगा साइज चार्ज, तो उतना ही ज्यादा वहां आयनिक कैरेक्टर जाए, सॉरी, उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं जितना छोटा मेटल आयन होगा ना। जैसे ही जैसे आगे बढ़ोगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। उसके बाद फिर है लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग इन लेंथेनाइड इज कंपेरेबल टू 3D। चलिए, लिगेंड फील्ड की स्प्लिटिंग की बात कर रहा है, ये बराबर होता है नहीं, काफी डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा ओ, वहां पे डेल एफ, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन के लिए, उससे रिगार्डिंग पूछा गया था। बेसिक है ये, ब्लॉक में आपको और ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा, मैंने बहुत ही ओवरव्यू खाली हल्का सा बोल दिया, सामने क्वेश्चन आ गया तो। द स्प्लिटिंग ऑफ डी बैंड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ दिस अकर ड्यू टू, अब देखिए है क्या, कोऑर्डिनेशन का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, उसका मेटल आयन लिखो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और उसको कुछ मेंशन करके दे, ये है, हाँ। तो एक्चुअली में यहां पर से क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना है, या कह लो वन होल का ट्रांजिशन होना है,
सॉरी, एक्चुअली में जो कॉपर का केस होता है इसे बोलते हैं वन होल ट्रांजिशन। तो जब ट्रांजिशन होता है तो यहां पर से कुछ ऐसे होगा। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब आप ये देखिए, ये वाला चाहे आप ले जाइए, जो अपोजिट पेयर्ड स्पिन है इसमें से कोई भी एक यहां पे भेज सकते, लेकिन जाएगा एक ही, जाएगा कोई एक ही। तो जैसे मान लीजिए ये वाला चला गया, तो इसकी वजह से यहां पर वन ट्रांजिशन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जैसे ही जाएगा तो वहां पे भी पेयरिंग हो जाएगी, फिर यहां पे ही रह जाएगा, फिर ग्राउंड स्टेट ही आ सकता है और कोई दूसरा एक्साइटेशन नहीं होगा। अगर ट्रांजिशन एक हुई है तो स्पेक्ट्रा कितने आएंगे, पीक कितनी आएगी, वो भी एक आएगी। दैट मींस यहां पर से अगर हम बात करते हैं ग्राफ में तो कुछ ऐसे पीक आनी चाहिए, ठीक है। बट होता क्या है, यहां पर से ग्राफ में हम लोग जब चेक करने जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे देखने को मिलता है, कुछ ये, है ना। तो ये जो आया है, ये कैसे आया है, इसी को बोलते हो शोल्डर पीक, ठीक है, शोल्डर पीक, ये तो मेन पीक है। अब ये हुआ कैसे शोल्डर पीक, ये हुई है, ये चीज जो है ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू जेटीडी। जेटीडी की वजह से जो हमारी मेन पीक होती है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह की शोल्डर पीक में। तो वही चीज यहां पे बताया गया, द स्प्लिटिंग ऑफ डीडी बैंड, ये जो ऐसे आना चाहिए था उसकी स्प्लिटिंग हो गई इस कॉम्प्लेक्स में ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, गलत बात है। स्टैटिक जॉन टेलर, यस। फिर वाइब्रोनिक कपलिंग, ये तो सारे मॉलिक्यूल्स में होती है। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तो चेंज कुछ हो ही नहीं रहा, सिंपल है, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का यहां पे फंडा नहीं आएगा। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज जनरली फाउंड इन हायर मेटल्स या हैवियर मेटल्स इन जनरल, ठीक है। उसके बाद है द टोटल डीजेनरेसी ऑफ दिस, ध्यान से सुनना। यहां पर से जब हमारे पास कभी भी ये अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो सकता है, एक बात याद रखना प्लीज। क्यों कह रहा हूं ऐसा ध्यान से, कि अगर डायरेक्ट निकालने जाओगे तो इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। रीजन क्या है, यहां पर से आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बहुत फुद्दू सा, ठीक है। आइए सुनिए क्या है, ये कुछ और नहीं है, यहां पे टोटल डीजेनरेसी इज इक्वल्स टू माइक्रो स्टेट, ठीक है, माइक्रो स्टेट। और हमें पता है माइक्रो स्टेट कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रो स्टेट फ्रॉम टर्म, अगर गिवन टर्म होती है तो उससे हम क्या निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी या 2s+1 अपॉन 2 इंटू 2l+1, ये फॉर्मूला हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R का होल फैक्टोरियल। ना ही तो ये टर्म है, ये टर्म नहीं है, और ना ही ये गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टर्म किसे कहते हैं, जैसे 4f हो गया, 4p हो गया, S6 हो गया या 6s हो गया, 6s हो गया, ये सारी क्या है, टर्म है। ये तो स्प्लिटेड टर्म है, ये तो इनका भी फर्दर स्प्लिटिंग कराने के बाद है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए तो याद रखना, इसके लिए एक नया फॉर्मूला है ना, कैलकुलेशन, और ये टर्म सिंबल है ना, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट फ्रॉम टर्म सिंबल, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो है 2s+1 इंटू डी जेनरेसी। अब ये डीजेनरेसी क्या है, आपको पता होगा कि अगर डीजेनरेसी की बात होती है ना, तो A इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू 1, E इज इक्वल्स टू 2, A या B,
ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे ए और बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ई जो है 2 के बराबर होता है, ई जो है वो 3 के बराबर होता है। इस तरह आप आगे बढ़ते हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पास क्या दिया है फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए। अब निकाल लो, यहां पर ये जो होता है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, और इसको भी आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ये आ जाएगा ना। तो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4 इंटू डीजेनरेसी टी इज इक्वल्स टू कितना होता है 3। तो यहां पर से कितना आ जाएगा 12, यहां पर से डी जेनरेसी, यहां पे लिखेंगे टोटल डीजेनरेसी। टोटल डीजेनरेसी इसको आंसर हो जाएगा 12, तो एनएटी में भी आप फिल कर लोगे 12। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं, क्योंकि आज तक जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसके लिए पढ़ा होगा, इस वाले फॉर्मूले से भर भर के पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले से भर के पढ़ा होगा, लेकिन इससे नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी है। बहुत रेयर केस में आप में से किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि जनरली जो अगर हमें नहीं पता होता तो उसके एग्जाम में गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बेटा। क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन आया होता तो मेरे जैसा अगर एग्जामिनर होता या कोई बढ़िया एग्जामिनर होगा तो उसमें सबसे पहला कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग यहां से उठा के वो डालेगा कि इससे क्या आंसर आएगा, क्या पॉसिबल है क्या। दूसरा है कि अगर ये वाला नहीं लगा तो इस वाले से लगा के देखिए क्या इससे कुछ आएगा क्या। तो यहां पर से इस तरह के क्वेश्चंस को मिक्सअप किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, विच सिस्टम मोस्ट लाइकली शो इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, IVCT। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार देख लीजिए प्लीज, ये रहा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया था, यही है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहला होना चाहिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम एज ए काउंटर आयन ना प्रेजेंट हो। ये जो M+2 में लिखा है, M+2 में K+, Mg+, Ca2+, सॉरी Ca+ और एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें दिख भी नहीं जानी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो पीछे पहुंचा दो जल्दी से, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर से बोलोगे क्या इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर की कंडीशन में पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। पहली बात अगर इसका आंसर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। दूसरी बात है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर के लिए दो मेटल का होना जरूरी है। फिर यहां पर से देखो ये क्या है, ये है MLCT मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि यहां पे लिगेंड पाई एक्सेप्टर है, जैसे यहां पाई डोनर था मेटल एक्सेप्टर था, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हुआ। यहां ये डोनर है ये एक्सेप्टर है, तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब यहां पर Fe3O4, तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो मेटल होते हैं, दो तरह के मेटल होते हैं। दो मेटल ऐसे होते हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, एक मेटल ऐसा जो होता है वो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पर से अब हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि हमारे पास वेरिएबल ट्रांजिशन मेटल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल पहला। ठीक है, और दूसरी चीज क्या यहां पर से प्रेजेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, पहली चीज। सेकंड क्या है यहां पर, नो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम, कुछ भी यहां पे नहीं प्रेजेंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल, समझ लेना आप इतना ना। तो यही हमारा क्या है, इंटर आईवीसीटी है। और अगर लास्ट देखोगे तो यहां पे तो किसी तरह का CTS ही नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या होगा, DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन। क्या समझ में आ रहा है भाई, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस की तरफ अभी बढ़ेंगे, इसके बाद ही आपको 4-5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलने वाले हैं, गारंटी है मेरी, जो कि अभी तक आपने कभी नहीं किए होंगे, ये वादा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर एन एसोसिएटिव, इवन ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी 4-5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा दमदार है। एसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो पहला। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेटिवली कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होते हैं ना, अनसैचुरेटेड होते हैं।
और ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो यहां पर से D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, भाई मतलब केमिकल बॉन्डिंग में टीचर्स बौखला जाते हैं इस चीज को समझाते जब समझाते कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय ओनली D8 एंड D9। D8 और D9 ही एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्क्वायर प्लेनर बनाती है, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या बनाती है, टेट्राहेड्रल बनाती है। इट इज डिपेंड ऑन देयर हाइब्रिडाइजेशन what they are undergoing like sp3 or dsp2, sorry dsp3, but they are actually forming tetrahedral, ultimately they are forming tetrahedral, है ना। तो ये हमारे पास कुछ वो है। फिर है स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट लिगेंड, यस, जब हम बात करते हैं इसके लिए तो यहां पर से मेरे पास जनरली मेटल प्लेटिनम होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांस लिगेंड है, ये एक्स लिगेंड है, ये वाई वाई कुछ भी है। होता क्या है, सबसे पहले यहां पर से कोई भी इनकमिंग इसके पास वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल होती, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कोई भी लिगेंड आता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है। फिर यहां पे प्रेजेंट जो लिगेंड है ये कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आएगी तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने के लिए यहां पर से ट्रांस लिगेंड होना चाहिए जो कि इसकी टेंडेंसी को खींच ले, और जैसे ही खींच लेगा तो उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। आगे ये लीव करेगा और मतलब पहले के इंटरमीडिएट बनेगा यहां पर कुछ, ठीक है, ये लीजिए बन के तैयार हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, इसे धक्का उक्का मारेगा और फाइनली यहां पर से आपको क्या फर्दर ये टी और इनकमिंग मान लो ये वाई न्यूक्लियोफाइल, नहीं वाई नहीं, यहाँ जेड मान लेता हूं न्यूक्लियोफाइल है हमारा, तो यहां पर से जेड की स्थापना हो जाएगी और ये हमारा मेटल वहीं पे रह जाएगा, ये वाई ऐसे रह जाएगा, ठीक है, प्लस यहां से हैलाइड हमारा रिलीज हो जाएगा। समझ गए क्या। तो स्टेरिकली ट्रांस इफेक्ट लिगेंड हमारे पास, ट्रांस इफेक्ट लिगेंड पहुंच गया। फिर है स्टेरिकली बल्की लिगेंड क्या फेवर करेगा, नहीं, क्योंकि आप खुद देख लो एसोसिएशन हो रहा है किसी चीज का, तो अगर वहां पर पहले ही स्टेरिकली 100 सब्सटेंट बैठे होंगे तो उसको इनकमिंग आने नहीं देंगे, इसलिए बल्कि नहीं, इनको हल्की लिगेंड चाहिए या नॉन बल्की लिगेंड चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यस, ये जो पी ऑर्बिटल है यहाँ पर पीजेड ऑर्बिटल है इसको वैकेंट होना चाहिए, प्लस यहां पर से जो डी सबसेल है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने चाहिए। अगर डी मतलब कौन सी वाली वैकेंट होनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2d या dsp2, तो यही तो हाइब्रिडाइजेशन, ये वैकेंट होगी तभी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट इसका तभी आएगा इसमें कंप्लीट, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बनके तैयार हो जाता है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे चलती हैं, कैसे वर्क करती हैं। पी का तो होता ही है, विच लिगेंड सो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट। याद रखना ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली में ट्रांस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स, ट्रांस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स, दैट इज ग्राउंड स्टेट इफेक्ट, ठीक है, प्लस ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट। तो यहां पर से बात करोगे ग्राउंड स्टेट इफेक्ट की बात करोगे तो ये क्या होता है, इसमें फेवर करते हैं सिग्मा डोनर्स लिगेंड, जितने सिग्मा डोनर लिगेंड होंगे वो इसको फेवर करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट को कौन करेगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड इस वाली चीज को फेवर करते हैं। ज्यादा जानना है तो कोऑर्डिनेशन मेरे नाम से सर्च करके या विज्ञान वृक्ष के नाम से सर्च करके देखोगे, वहां पर 11 लेक्चर की प्लेलिस्ट आ जाएगी कोऑर्डिनेशन की, उसमें वहां पर मेंशन है सारी चीजें। अगर इस एग्जाम के बाद में भी आपको कभी पढ़ना है तो उसमें से जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में 11 लेक्चर है, ये वाला पार्ट लगभग आपको 7वें 8वें लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया, ये जो इफेक्ट होता है ये माइनर होता है, प्लस में ये वाला इफेक्ट जो हमारा होता है मेजर होता है। इसीलिए जब आप ट्रांस इफेक्ट की सीरीज बनाते हो तो उसमें जो है CO CN, ठीक है, हाइड्राइड, इन सब का बहुत ज्यादा है, प्लस एल्कीन C2H4 PF3,
ठीक है, ये कुछ ऐसे इसके बराबर होता है, इसके बाद ये कम होने लगता है आगे जाके। ठीक है, तो यहां पर से अमोनिया का, अच्छा हाँ, सीपी नो, सीपी मतलब क्लोरीन, सीपी मतलब पिरिडीन, सीपी नो मतलब अमोनिया, हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ये है आपकी एक छोटी सी, ज्यादा नहीं, छोटी सी इंपॉर्टेंट, जो भी लिगेंड हमारे काम आते हैं सबसे ज्यादा उनको मैंने मेंशन कर दिया है। तो कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन सब में हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसिंग क्लोरीन बाई साइनाइड, ठीक है, इन दिस विल जनरेट, या क्या होगा। देखो यहां पर से हमारे पास क्लोरीन है और ये +2 है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एसेलरेट इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ईटी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहां पर से एसेलरेट इनर स्फीयर मतलब क्या है, ओवरऑल यहां पर से एक ये कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ में चाहो तो अपने उसके लिए लिख सकते हो NH3, या वाटर के साथ में H2O का होल 6 2 पॉजिटिव, इसके बीच में रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगा कि क्या ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हमारा लिगेंड, उसके बेसिस पे। लेकिन यहां पर सिंपली पूछा गया रिप्लेसिंग क्लोरीन, यहां क्लोरीन का ये ब्रिज तो बनेगा ही ना, चाहे जो हो जाए, लेकिन कोबाल्ट Cl क्रोमियम, ये वाला ब्रिज तो रहेगा ही रहेगा, Ln और Ln डैश, ये तो रहेगा ही। अब अगर इस क्लोरीन की जगह Cn आ जाएगा तो तब, या Cl, दोनों में क्या होगा, तो होता क्या है, यहां पर से अगर जो कोबाल्ट के साथ में Cn जुड़ा है ना, तो ये कैसा होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वीक ब्रिजिंग टेंडेंसी या लो ब्रिजिंग टेंडेंसी, लो ब्रिजिंग टेंडेंसी, इसकी ब्रिजिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी अगर साइनाइड लगा देंगे। तो एसेलरेट की जगह क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, हैव नो इफेक्ट, कन्वर्ट आईएसएम, यहां पर से देखो कन्वर्ट आईएसएम टू आउटर स्फीयर ऑटोमेटिकली नहीं, यहां पर से ये नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए अगर आपको ये किया है तो इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, जैसे आइसोलोबल फ्रेगमेंट है, इसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, या अमोनिया के ही मॉलिक्यूल के साथ, या किसी भी दूसरे ऐसे लिगेंड के साथ में जो ब्रिज ना बना पाए। अगर ब्रिज बना ही नहीं पाएगा तो आईएसएम हो ही नहीं सकती है, और ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्टेड इनटू ओएसएम, जो कि यहां स्टेटमेंट लिखी थी, जो कि अभी गलत है क्योंकि साइनाइड दिया गया था। चलिए यहां पर से है, विच मेटल आयन फेवर इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यू टू हाई लिगेंड लेबिलिटी। ठीक है, हाई लिगेंड लेबिलिटी की वजह से इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन डिजर्व करता है। अगर यहां पर से देखोगे, विच मेटल आयन इनर विच आयन फेवर्स इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ड्यू टू हाई लिगेंड लेबिलिटी। अब देखो यहां पर से ये तो कैसा है, इनर्ट है, खाली इनर्ट नहीं, हाईली इनर्ट है। क्रोमियम ये भी क्या है, D3 होता है, तो ये भी कैसा होता है, इनर्ट होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग हाईली इनर्ट होता है। कोबाल्ट 3 की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, D6 लो स्पिन हो जाएगा, और ये भी ये कैसा हो जाएगा, हाईली इनर्ट हो जाएगा। बचा क्या, सिर्फ यहां पर से एक ही चीज बची, D4, वो भी जनरली हाई स्पिन होता है जब भी क्रोमियम और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स होते हैं। देख लो यहां पे भी लगाया तो मैंने क्रोमियम और वाटर का ही बनाया है, तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि इनमें से इनर स्फीयर में विच मेटल आयन फेवर इनर स्फीयर ड्यू टू हाई लिगेंड लेबिलिटी, तो वो सबसे ज्यादा कौन फेवर करेगा, सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला, सी ऑप्शन। क्या समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक बार इसे कराया हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे। हमारे पास ये जो मैकेनिज्म दी गई है, एक चीज यहां पर लिख लेना कि जो सेल्फ रिएक्शन होती है, सेल्फ रिएक्शन आर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, ये जनरली यही देखने को मिलता है। पहली चीज ये याद कर लो, फिर लिख लेना सेल्फ रिएक्शन रेट जो होती हैं उससे मच मच मोर ज्यादा होती हैं क्रॉस रिएक्शन रेट। ठीक है, पहली चीज ये भी एक नोट डाउन कर लो। थर्ड क्या है, सेल्फ के बाद में ये हो गया, और ओएसएम के कंपैरिजन में
ISM की भी रेट ज्यादा होती है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि यहां ब्रिजिंग आ जाती है, ब्रिजिंग जो होती है उसकी वजह से यह इनहांस हो जाता है। ये वाला क्रॉस वाला क्यों जाता है, ज्यादा हो जाता है? क्योंकि इसमें एक क्यू इक्विलिब्रियम करके एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला होता है क्रॉस रिएक्शन का रेट निकालने का, ये क्या होता है, K11, यहां पर से K, इसका निकालने के लिए क्या हो जाएगा, √K11 इंटू K22 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू F। मतलब यहां पर से क्रॉस रिएक्शन की रेट निकालने के लिए, K निकालने के लिए K11, मतलब जो भी मेटल है, जैसे Fe है तो Fe का Fe +2 और +3 के साथ में सेल्फ, फिर Fe22, मतलब यहां पर से मान लो जनरली किसको लेते हैं, रुथेनियम का, तो रुथेनियम का +2 और +3 के साथ में रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है, K11, मतलब Fe का +2 और +3 के साथ में रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है वो, और K इक्विलिब्रियम वो क्या है, कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस, इस जगह मान लो Ru होता और उसके बाद यहां पर भी Ru के साथ में जो ये K इक्विलिब्रियम आता, वो जिसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग 10⁴, 10⁶ ऐसे, और F मतलब यहां पर से जो है वो कंसीडर किया जाता है 1 अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो समझ गए होगे कि यहां पे ब्रिजिंग की वजह से हमारी वो बढ़ती है टेंडेंसी, और यहां पर से के इक्विलिब्रियम जो कि जिसकी पावर में वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, इसलिए इसकी रेट ज्यादा होती है। Which of the following statement are correct? The electron transfer occur without any change in the primary coordination sphere of either the iron center। सही बात है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, OSM है, और OSM में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। The activation barrier for the reaction arises mainly from the solvent and metal ligand bond reorganization। Yes, जब हम और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो यहां पे पढ़ते हैं जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, RDS स्टेप है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन में जितना टाइम लगता है बस उतना ही लगता है। ठीक है, फिर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिएंट म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू ऑक्सो ब्रिज इंटरमीडिएट इज नेसेसरी स्टेप। नहीं भाई, इसमें कोई भी यहां पे लिख लेना, OSM में नो ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब ब्रिज फॉर्मेशन होगी ही नहीं तो ये तो डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहां पर मेटल कौन सा होगा, ऑक्सो होगा या क्या होगा, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब ब्रिजिंग ही नहीं होगी तो ये तो सब पड़ना ही नहीं चाहिए। फिर है द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बट डिपेंड ऑन रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। यस, सही बात है, लिगेंड फील्ड क्या स्टेबलाइज कर रहा है वगैरह घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ रीऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर ये बहुत ही ज्यादा प्लीज 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 ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से पढ़ना, पर लेंदी क्वेश्चन है, मतलब जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ करोगे। N80 है, गेट स्पेशल है, गेट स्पेशल फिर से बोल रहा हूं, दो चार जो क्वेश्चन है उन्हीं में से वन ऑफ देम। ए फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन कंटेन 3 electron distributed among 5 degenerated d orbital in absence of any external field। फिर है assuming the ground state obeys Hund's rule of for maximum spin multiplicity, maximum angular momentum, determine the total number of distinct microstate associated exclusively with this ground Russell Sanders term। वाह, कितना लंबा क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लीजिए और फटाक से आंसर कर दीजिए जल्दी से। ए फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। देखो, फ्री ट्रांजिशन आयन मतलब जैसे आयरन है, फेरस है या फेरिक है, +2 है या +3 है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, उस समय की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 5 डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स में, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है ये हमारे पास डी सबसेल है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 2 1 0 -1 -2 कुछ ऐसे। उसके बाद यहां कहा गया है इसकी स्प्लिटिंग नहीं कराई जा रही है, जब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तभी तो स्प्लिटिंग होती है, यही एनएमआर वगैरह में भी होता था। तो यहां पर से कुछ ऐसे होगा। फिर कह रहा है एज्यूमिंग द ग्राउंड स्टेट ऑबेज हुंड रूल, जब आप ऐसे फिल करते हो तो हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अफबाउ एनर्जी रूल भी अप्लाई होता है।
अब इससे कह रहा है इतना डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट माइक्रो स्टेट्स निकालनी है। वाह वाह वाह। तो माइक्रो स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने समझाया हुआ है। तो यहां पर से सबसे एल की वैल्यू देखो क्या है, 2 और एक 3 है। 3 के करस्पॉन्डिंग में जो टर्म आती है वो क्या होती है, एफ, क्योंकि वी नो दैट एल इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। यहां पर से एस पी डी एफ, ये देखो आ गया, ठीक है। और यहां पर से एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s+1। और 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है, 3/2+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया 4। तो यहां पर 4 इसके ऊपर चिपका दोगे तो ये क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म इज इक्वल्स टू 4f। अब देखिएगा सेकंड, ये हमसे पूछा नहीं जाता है तो अभी प्राइमरी चीज है। सेकेंडरी क्या है, माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन फ्रॉम टर्म। क्या फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 2s+1 और 2l+1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर से चाहो तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू 2l+1। और यहां पर से स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई कितनी थी आपकी, 4। तो 4 इंटू 2, एल की वैल्यू कितनी आई थी यहां पर से, 3+1 है ना, 3 दूनी 6, 7 7 चौक 28, 28। कितने माइक्रो स्टेट्स आए, 28। मतलब मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा था, कठिन नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट को देखो कितना घुमा दिया है इसने। कितना आसान चीज पूछी थी, डायरेक्ट ही पूछ लेता कि हमारे पास क्रोमियम+3 में है जिसका D3 आ जाता है। D3 ही तो है ये, क्रोमियम+2 की जगह आप दूसरा कोई मेटल ले लेते जिसमें D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती, और उसके व्हाट इज देयर ग्राउंड स्टेट टर्म एंड व्हाट इज द माइक्रो स्टेट ऑफ दिस टर्म या दैट टर्म, ये हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से फिर से मैं बोल रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह के नए कॉन्सेप्ट कभी भी देखने को मिल जाएंगे। आप पढ़ के जा रहे हो यहां से तो फायदा होगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा, सच बता रहा हूं, पहली बार घूम जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो एक बार मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, आप करके देख लो खुद ही आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे NAT है। चलो देखता हूं, बस मैं सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, आप करके ट्राई करके देख लो। चलिए फटाफट बताइए एक बार क्या होगा यहां पर से। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मैंने दे दिया, इसको एक बार देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, कैलकुलेशन वाला है। 2 मार्क्स, गेट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, गेट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स श्योर, किसी भी समय आ सकता है, गारंटी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट कंटेनिंग न्यूट्रल नाइट्रोजन डोनर ligand shows an crystal field splitting parameter. This spectroscopic analysis reveals that metal ligand covalency reduces the actual crystal field stabilization energy by 20% compared to the value expected for an ideal ionic model. Okay, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिटरमाइन द इफेक्टिव क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स फॉर दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द 20% रिडक्शन। तो पहली बात तो 20% रिडक्शन से निकालना है, और एक और चीज याद रखना, हो सकता है वो ये वैल्यू चेंज करा के किसमें पूछ लेता, यहां पर से किलो जूल पर मोल, तो आपको और ज्यादा डिफिकल्टी होती, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हम हैं आपके साथ। शुरुआत होती यहां पे बोल रहा है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है कंटेनिंग न्यूट्रल नाइट्रोजन डोनर लिगेंड। ओके, तो मैं हाइपोथेटिकली इसको क्या मान लूंगा, ये है, ठीक है, प्लस ये कुछ कॉम्प्लेक्स है ना। अब इससे क्या निकालोगे, कोबाल्ट इन +3, दैट मींस D6 लो स्पिन, और D6 लो स्पिन की अगर आप बात करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। CFSE की यहां पर से लिखोगे CFSE, और ब्रैकेट में यहां पर लिखोगे आइडियल। आइडियल CFSE हम लोग क्या जान के चलते हैं, 0.6 इंटू, सॉरी 0.4 माइनस 0.4 इंटू 6 डेल्टा O CFSE
जो कि हमारी आइडियल निकल के आने वाली है वो कितनी होगी, एक बार काउंट कर लो, 6 चौक 24, तो -2.4 डेल्टा ओ। ठीक है, ये निकल के आ गई। अब हमें पता है डेल्टा ओ कितना गिवन है यहां पर से, 19,800 सेंटीमीटर इनवर्स। वैल्यू पुट कर दो तो यहां पर से क्या आ जाएगा, सी एफ एस ई आइडियल कितनी निकल के आ जाएगी, इज इक्वल्स टू, यहां पर से आ जाएगा 2.4 इंटू 19,800 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 47,520 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके लिए है लेकिन याद रखना, आइडियल या इसी को कह लो 100% के लिए। आइडियल या 100%, क्योंकि सीएफटी क्या कहती है, सीएफटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड दैट इज 100% आयनिक इन नेचर, एंड इन केस ऑफ वीबीटी दैट इज जस्ट रिवर्स, द मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग इज प्योरली कोवैलेंट, 100% कोवैलेंट, दैट इज व्हाई बोथ थियरीज फेल, क्योंकि दोनों 100% एब्सोल्यूट स्केल पे जा रही है, और एब्सोल्यूट माने तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बता रही है कि 20% यहां पर से जो वैल्यू है आयनिक कैरेक्टर वो डिक्रीज हुआ है। ये कितना आ रहा है, 100% के लिए वैल्यू है, तो अब हमें डिक्रीमेंट मिल गया है 20%। इसका मतलब एक्चुअल में वहां पर क्या है, मतलब यहां पर से अगर मैं कह रहा हूं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है, 100% है, और वो कह रहा है कि अब वहां पर से 20% कम हो गया तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20%। ये आएगा 80%। ठीक है, तो अब जो वैल्यू ये 100% के लिए आई थी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ये वैल्यू आई है 47,520 अपॉन 80, सॉरी अपॉन, इसको मान लो वो आपने यूनिट मेथड निकाला ना, मान लीजिए ये वाली इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है 47520, तो इसी के लिए हम 0.8 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 20% आ रहा है, तो इसी को हम इससे डिवाइड कर देंगे ना, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर से मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल्स टू 38 आ रहा है, और 80% निकालेंगे तो सी एफ एस ई 20% कोवेलेंट के लिए इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 38,016 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर यही मेरे से कहता कि इसको किलो जूल और किलो जूल पर मोल में बताओ, तो हम लोग क्या बोलते यहां पर से कि 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू, ये यहां पर लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा 84 किलो जूल, 83.4 किलो जूल, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 किलो जूल पर मोल, 1 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर एक के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1/83.4, और हमारे पास है कितनी 38,000 है, 0.16, तो यहां पर हो जाएगा 1/83.4 इंटू 38,116 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में यहां पर 83.4 कर दोगे तो ये आएगा 455 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल जो हमारा है ये 20% रिडक्शन वाला, 20% रिडक्शन का ये है, और अगर यही चीज हमसे पूछता तो 47,520 अपॉन, सॉरी 83.5, मतलब इसको अगर निकालते, सॉरी
आपको डिस्टर्ब हो रहा है? जुकाम हो गया मुझे, सॉरी। यहां पर 0.किलोजूल पर मोल, बहुत ज्यादा भयंकर हो गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज जल्दी से कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर्मिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, प्लीज पढ़ लीजिए आप, आंसर मैं बता देता हूं, आपको टाइम भी दे देता हूं। सामने सट जाता हूं। फॉर फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग octahedral complex with a neutral bidentate ligand under high spin condition। देखो, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल मतलब 3D की बात हो रही है, फॉर्मिंग ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स विद न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड अंडर हाई स्पिन कंडीशन। न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल कौन है? EN, इथाइलिन डाइअमीन, under high spin condition, okay, the overall stability constant follows the Irving-Williams series assuming देखो Irving-Williams series के अगर मैं एग्जांपल बता दूं आपको, Mn+2 से Mn, Fe+2 Fe से कोबाल्ट+2 और इससे निकल+2, इससे कॉपर+2, और बस ये जो एक्सेप्शन आता है वो कहां पे आएगा? इस जगह पे। ये सही चल रहा था, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये इसकी वजह से आ जाता। क्यों? ड्यू टू हाई जेटीडी, ड्यू टू हाई जेटीडी, ठीक है, इसकी वजह से एक्सेप्शन आता है, नहीं तो सारी चीजें मस्त चलती, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। अब देखते हैं, ये हो गया है। फिर यहां पर से है सिग्मा, एज्यूमिंग सिग्मा डोनेशन ओनली, जो बाइडेंटेट है EN जो है वो क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन, तो उसमें क्या है? सिग्मा डोनेशन ही तो है, ओके, ठीक है। फुल जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन वेयर एप्लीकेबल, मतलब इस सीरीज में जहां पे अप्लाई होना है वो अप्लाई कर लो। नेग्लिजिबल पाई इंटरेक्शन, मतलब ये जो लिगेंड्स हैं मेटल के साथ में जो इंटरेक्शन कर रहे हैं इसमें कोई पाई इंटरेक्शन नहीं है, नेग्लिजिबल है। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल आयन दैट फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो आपके सामने आंसर है कि इसके अकॉर्डिंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? कॉपर बनाता है, ठीक है। क्यों बनाता है? उसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाई जेटीडी। क्या बनाता है? ड्यू टू हाई जेटीडी। तो यहां पर से पूछा क्या गया था? द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल दैट फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब यहां पर से हमारा आंसर बताना है टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आंसर आर एज एन इंटीजर, एनईटी क्वेश्चन है, और प्लीज समझ लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, आसान नहीं है। जब आप बैठोगे एग्जाम में, सच बोल रहा हूं, तब हालत खराब हो जाती है इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने में, समझने में, जबकि हलवा क्वेश्चन है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? Cu। तो Cu के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1, लेकिन हमसे आंसर में क्या आएगा? 4+2, इरविंग विलियम्स सीरीज में यही होता है, तो यहां पर से हो जाएगा 3d9 4s0। और हमसे पूछा क्या था? डी इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर से लिखोगे टोटल डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू आंसर में 9। तो NAT पूछा गया है अगर, तो उसका आंसर क्या आएगा? 9। ये लो, इंटीजर में 9 भर दो, ठीक है। समझ रहे हो क्या? प्लीज समझते जाना। मोस्ट स्टेबल वाले के डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे घुमा के पूछा है, बहुत ज्यादा घुमाया है। और फिर लास्ट और नॉट लीस्ट, ठीक है, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से कह देना, मैंने पहले ही कहा था आपको 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख के, उन्हीं में से है ए स्पाइनल ऑक्साइड ऑफ ए कंपोजिशन AB2O4, ओके, नॉर्मल है। cation distribution such that 40% of tetrahedral site are occupied by trivalent metal ion, assuming an ideal structure with no vacancies, complete cation ordering
डिटरमाइन द परसेंट ऑफ डाइवेलेंट मेटल आयन ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल साइट। तो सबसे पहले यहां पर देखो Ab2O4 FCC 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक, दो और ये एक फिल होती है। Ab2O4 ये हो गया कुछ। ये कब होता है? ये नॉर्मल स्पाइनल होता है बिल्कुल। अब अगर यहां पर से नॉर्मल स्पाइनल, अब इसमें यहां पर 100% इन्वर्जन अगर हो जाए, इन्वर्जन 100% हो जाए, उस केस में क्या होता है? 4 8 TdOH Ab2O4 100% इन्वर्जन में क्या होता है? एक B+3 इधर आ जाता है, एक B+3 इधर आ जाता है और एक 1A+2 भी इधर आ जाता है। ठीक है, कुछ ये होता है। लेकिन यहां पर इन्वर्जन बताया कितना गया है कि ऐसा सच कटायन सच एज दैट 40% ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट। ये तो किसका है? 100% का। तो यहां पर से जब 100% होता है तो एक जाता है, वो खुद कह रहा है 40% ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट मेटल आयंस, है ना। 40% कब बढ़ेगा? जब यहां पर से, इसको हम 100% मान के चलते, ये आप जब अब ये कहोगे 40% 8 साइट है, तो 8 का 40% मतलब 8 का अगर 100% मानेंगे तो 8 के 8 एटम आने चाहिए। अरे भाई 3 ही मेटल होते हैं, याद रखना। तो यहां पर से अगर 8 साइट है तो उसमें अगर इसमें एक मेटल आ जाता है तो इसको हम 100% मानते हैं, याद रखना। अगर 8 में से एक भी कोई वहां पहुंच जाता है तो उसे हम 100% ऑक्यूपेंसी मानते हैं। तो ये कह रहा है 40%, जहां पे एक 100% है तो उसका 40% कितना होगा? सिंपल सी बात। सॉरी, अगर 40% की, ये 100% की बात है, 100% में एक है, तो यार इतनी तो बेसिक चीज है कि अगर 40% तो 0.4 हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 B+3। अगर 0.4 यहां पे है तो रिमेनिंग जो जो बढ़ रहा है, इससे इससे निकल रहा है एक्स्ट्रा 0.6, वो कहां जाएगा? यहां। तो 1.6 B+3। अब देखो यहां पर तो 40% ये है, तो कुछ और भी तो 60% होगा। वो क्या है? 0.6% A+2। अब 0.6 यहां है तो यहां कितना आ जाएगा? 0.4 A+2। यही पूछा गया था कि आंसर क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब यहां पर से साइट हो गया आर ऑक्यूपाइड बाय ट्राइवेलेंट मेटल, एज्यूमिंग एन आइडियल स्पाइनल, मतलब ऐसे करके स्पाइनल आइडियल है, विद नो वैकेंसीज एंड कंप्लीट कटायन ऑर्डरिंग, मतलब वैकेंसी वगैरह नहीं, डिफेक्ट वगैरह नहीं है। हम जो मान के चलते हैं कि 4 यहां होती, 8 यहां होती, यहां 2 फिल होता है, वहां 1 फिल होता है। वही तो मैं बता रहा हूं ना कि 100% ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है? 8 में से 8 मेटल भर जाएं। लेकिन ये नहीं केस है, ये आइडियल। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं स्पाइनल का मतलब ही होता है कि 8 में से 1 भर जाए और 4 में से 2 भर जाए, इसे कहते हैं 100% ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो ये चीज था, यहां पर से कोई डिफेक्ट नहीं है। डिटरमाइन द परसेंटेज फॉर डाइवेलेंट, मतलब जो A+2 वाला है मेटल आयन ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल साइट। अरे भैया A+2 कितना है? ये 0.6 आ जाएगा यहां। अगर आपको परसेंटेज में बात करनी है तो याद रखना, ये 0.4 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है भाई? यहां पर से 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो रहा है? 100%, या कह लो 100 के करस्पॉन्डिंग कितना हो रहा है? 1 हो रहा है।
ठीक है। 40 के करस्पॉन्डिंग कितना हो रहा है, 0.4 हो रहा है। तो यहां पर से 60 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 60% के करस्पॉन्डिंग या 0.6 के करस्पॉन्डिंग यहां 0.6 हो रहा है। तो हमारा आंसर चाहे 0.6 लिख लो, अगर परसेंटेज में पूछता तो 0.6% ऑफ A+2 आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल। क्या समझ में आया? लेंदी क्वेश्चन है, समझे में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज समझना ऐसे ही आ रहे हैं दोस्त। सो दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या समझ में आ गया है? अगर आ गया हो तो प्लीज मैं आपको कुछ और एक दो क्वेश्चंस दे देता हूं, उनको देख लीजिए। अब हमारे ओएमसी के बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर से कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के, फिर से बता रहा हूं, ये तो खाली रिएक्शन मैकेनिज्म के, और कुछ है ही नहीं, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। DPPF सॉरी प्लस AR BR, ये रहा, इससे PD AR BR DPPF, ये रिएक्शन है, ऑप्शन है। लिखा बड़ा बड़ा है लेकिन मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, जिसमें आपको ज्यादा टाइम ना लगे ना, मुझे भी टाइम ना लगे और कम टाइम में ज्यादा चीजें हो जाए। रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पैलेडियम इंक्रीजेस बाय 2, रिएक्शन इज फास्टर फॉर ARI देन ARBR, और फिर इलेक्ट्रॉन रिच चीलेटिंग लिगेंड फेवर रिएक्शन। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो पहली रिएक्शन है, ये जो DPPF है, 50% बच्चे तो जानते नहीं है ना, ये क्या है, फेरोसिन, है ना। यहां पर से है, इसका नाम है डाइफेनाइल PH 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 PH, ये रहा ये रहा। अब होता क्या है, ये यहां पर से इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। जैसे आप लोगों ने DPPE DPPP DPPE पढ़ा था, डाइफेनाइल फॉस्फिनो इथेन, डाइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन, मतलब ये है डाइफेनाइल फॉस्फिनो, और इसके बीच में इस जगह से अगर मान लो खाली CH2 ग्रुप लगा होता इतने भर में, तो उसके डाइफेनाइल फॉस्फिनोमीथेन बोल देते हैं। अगर इथेन होता इसके पूरे के बीच में यहां पे इसकी जगह, तो इथेन प्रोपेन, और यहां फेरोसिन है तो DPPF डाइफेनाइल फॉस्फिनो फेरोसिन बोल दिया है। तो सिंपली यहां पर से क्या हुआ है, इस बॉन्ड का ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है यहां पर से, है ना। पैलेडियम है, यहां पर से अपना इसके बीच में ऑक्सीडेटिव एडिशन किया है, और यहां पर से ये रिएक्शन देखने को मिली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पैलेडियम इंक्रीज बाय 2 यूनिट, साफ साफ दिख रहा है। रिएक्शन इज फास्टर फॉर ARI, यस। जब हमारी इस तरह की रिएक्शन होती है तो ये पहले इसके साथ में जुड़ेगा, फिर आयोडाइड निगेटिव बनेगा, जैसे हम CH3I के लिए पढ़ते हैं। रेट फास्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिच चीलेटिंग लिगेंड फेवर रिएक्शन, यस। ऑक्सीडेटिव एडिशन में अगर मान लो यहां पे DPPF है, फेरोसिन है, ये मान ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी 10% इंक्रीज कर रहा है। अगर दूसरी जगह यहां पे DPPE होता, डाइफेनाइल फॉस्फिनोइथेन, वो 10% इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना रहा होता तो मेटल नॉर्मल ही रहता, नॉर्मल रहता तो रेड भी नॉर्मल रहती। लेकिन इन केस ऑफ DPPF अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10% भी इंक्रीज हो रही, दैट मींस मेटल जो है 10% इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है, दैट मींस ओवरऑल ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा छोटा सा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहां पर से है आपके पास, CP स्टार RH, सारी रिएक्शंस ही हैं, सिर्फ परेशान होने की जरूरत नहीं है। C6H6 RH H C6H5
PME3। ये रहा क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए बी सी डी। पहली स्टेटमेंट क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रोडियम इंक्रीजेस बाय 2। फिर है रिएक्शन रिक्वायर इलेक्ट्रॉन पुअर मेटल मस्ट बी इलेक्ट्रॉन पुअर। और फॉर्मेशन ऑफ RH बॉन्ड कन्फर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ RH बॉन्ड कन्फर्म्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर से हुआ क्या है, ये जैसे पीछे वाले उसमें पढ़ा था वैसे ही यहां पर से इस वाले बॉन्ड में यहां पे RH जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके, ठीक है, इसके बीच में यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट लिखी हैं ये सारी ऑक्सीडेटिव एडिशन की हैं, और वेल नोन हो, इतना कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में जो भी रिएक्शंस होती कहीं ना कहीं उसके लिए जो क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया, इस तरह के मैंने बहुत सारे ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करा रखे हैं, तो यहां पर कराने की कोई जरूरत नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहां पर से है LNM, प्लीज समझना इसे थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे गड़बड़ कर दोगे। Cl हीट LNM CH3 CH2 Cl, ये आएगा। क्या हुआ है? ठीक है, देखो इसमें है रिएक्शन यहां पर से A, ये तो बेसिक है, इसके बाद वाला थोड़ा अच्छा है। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है, यस सही है। फिर CCl बॉन्ड फॉर्म, सही बात है। वो देखो CCl बॉन्ड बन रहा है, इससे पहले क्या था? सॉरी, उससे पहले MCl बॉन्ड था, ठीक है। फिर रिएक्शन रिक्वायर सिस अरेंजमेंट, ये भी सही बात है क्योंकि हमें पता है रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए सिस होना जरूरी है। बीटा एलिमिनेशन नॉट पॉसिबल। देखो ये स्टेटमेंट समझ लेना, ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर पॉसिबल है, हमारे पास ये सारा सिस्टम है। मेटल यहाँ Ln लिखा है तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट या वो सब मेंशन नहीं है। तो बेसिकली यहां पर से देखने के कंपेयर में आसानी से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसको हम ऐसे हटा देंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। RX, चलिए यहां पर से एक लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं इसमें। Ni0L2, या ये चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका लिख लीजिएगा, IR क्वेश्चन, ठीक है। ये है IR, आयोडीन का I, PPH3 का होल थ्राइस, मतलब एक तरह से विल्किंसंस कैटालिस्ट में जैसे होता ना RHPPH3Cl, वैसे वाला, पर यहां पर है HSiR3, इसकी रिएक्शन कराई गई है IR
H SiR3 P PH3 का होल थ्राइस। अगर देख रहे हो तो बहुत आसानी से इसका आंसर ऐसे ही गेस कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन है, और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो और भी आसानी से देख दोगे। क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इरिडियम इंक्रीजेस, रिएक्शन इज सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस, है ना, और लास्ट है SiH बॉन्ड्स रेडली गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, यहां पर से आपके सामने जो सिस्टम बना हुआ है, तो यहां पर से इस वाले बॉन्ड में SiR3 में इरिडियम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करेगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इरिडियम इंक्रीजेस बाय 2, ये तो इंक्रीज ही हो जाएगी। रिएक्शन इज सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस, गलत है, और SiH बॉन्ड रेडली गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन, यस। बहुत सारी जगहों पे हमें सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन देता हुआ मिलता है। अगर यहां पर से हमारा क्या हुआ होता, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस हुआ होता तो प्रोडक्ट कुछ और होता। एग्जाम्पल के लिए सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस का एग्जाम्पल जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ये वाला। इसके ऊपर H2 की रिएक्शन कराओगे तो यहां पर से क्या होता है, इस जगह H आएगा, ये H आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन शुरुआत होगा। एक इंटरमीडिएट स्टेज टाइप की बनेगी ZR CH3 CP, यहां पर से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा CH3, ये वाला बॉन्ड तो बन ही रहा था, ये भी टूटना शुरू होगा H, और ये बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर से क्या होगा, फॉर्म ब्रेक, अल्टीमेटली यहां पर से ZR CH3 नया बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन, यहां पर से CP लगा ही था, ये CP लगा था, प्लस CH4 रिलीज हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस। दूसरी बात है सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस के लिए याद रख लेना, सिग्मा बॉन्ड मेटाथेसिस में D0 वाले भी, D0 ऑल्सो गिव और कौन देता है, अर्ली मेटल होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है इसके लिए। लेकिन जब आप पढ़ते हो ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होना चाहिए, है ना, और बस इतना ही है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट D0 नेवर गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, बस। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शंस थी जो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन से थी, जो कि अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बता सकते हो। ठीक है, मेजरली हमने कोऑर्डिनेशन के इसमें वो देखा है, क्योंकि पिछली बार कुछ कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन बच गए थे, उनको हमने यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस कर ली है। बहुत ज्यादा बेहतरीन जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार देख लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो आप बहुत ज्यादा फंबल कर रहे होते हो, क्योंकि आपको इतना नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन है। पता लगे कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला देख रहे हो और अचानक से ही तुरंत फिजिकल का क्वांटम का फॉर्मूला याद करना है, फिर तुरंत पता लगे रिएजेंट याद करना है, ये सिन एडिशन होना था या ट्रांस होना है, या स्टीरियो केमिस्ट्री का कौन सा RS प्रोडक्ट होगा या क्या होगा, या सेलेक्टिविटी देखनी पड़ जाएगी वगैरह वगैरह, तो उस समय आप फंबल कर जाते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, और यहां से मैं आपसे एक तरह से बिल्कुल थैंक यू लूंगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो। याद रखना, एग्जाम से पहले आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना आपको आ रहा है अब उतना ही कर लो। अगर ये पढ़ा वो पढ़ा छोड़ दिया फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल मस्त एक दिन पहले अपना मूवी देखो, चिल करो आराम से। ठीक है, वैसे एक दिन पहले मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा या विश दे दूंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, और छोटी सी टिप्स दे दूंगा बिफोर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जो भी 7, 8, 10 दिन अभी आपके बच रहे हैं इस वीडियो के समय के बाद, प्लीज भरपूर फायदा उठाए, क्योंकि 8 दिन बाद एग्जाम सेंटर के बाहर आपको ये रिग्रेट ना हो कि आधे घंटे और पढ़ लिया होता, या सर का ये वाला वीडियो देख लिया होता, ये क्वेश्चन देख लिया होता है। प्लीज डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, स्लीप लेस
इस इन दिस टाइम लगभग आप 2 दिन 3 दिन पहले से ओके कर लेना, लेकिन अभी जो वीडियो आपको बिफोर जनवरी में ये वीडियो मिल रही है, तो प्लीज ध्यान रखना इन सारी चीजों को। मिलता हूं आपसे नए बैच में। अगर आप बढ़िया तरीके से कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। बट आई होप आप सबका बढ़िया से अच्छे नंबरों से गेट हो जाए, या अच्छी रैंक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको वो अचीव हो। बट वो ऐसे नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस खाली नहीं रख सकते, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है। तो आई थिंक अगर यहां तक इतनी दूर तक वीडियो में आ गए हो तो कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहे हो, बस थोड़ा सा इफेक्टिवली करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।